हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन ग्रुप 16 और हमने ग्रुप जो 15 है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 के तत्व। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, आवर्त सारणी। हमने ये पढ़ रखा है आवर्त सारणी 11th क्लास में बहुत अच्छे से और जानते भी हैं। तो यहाँ पे सबसे क्या होता है, 18वां वर्ग आता है। सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारे काम की है। 18वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस तत्व बोलते हैं। या फिर इसके एक नाम और की बात करें तो इसका एक और नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नोबल गैस तत्व, है ना। नोबल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। 18 के लिए, 17 के लिए बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको भी, 17 और 18 दोनों पढ़ने हमें। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हेलोजन वर्ग, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, है ना। और अब कौन सा आ रहा है, ये 16 और भी है यहाँ पर। तो हमें जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं, ये 16 है। और 16 वर्ग के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चालकोजन, चालकोजन। या फिर हम एक और नाम क्या बोलते हैं, चालकोजन को ही बोलते हैं कैल्कोजन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे क्या बनता है कि वर्ग 16 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हम इसे बोलते हैं कौन सा तत्व, चालकोजन तत्व या फिर कैल्कोजन। क्यों कहते हैं, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या आएगा इसमें, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे सोडियम चाहिए, ठीक है, मैं तुमसे कहूँ कि कहीं से सोडियम ले आओ, तो तुम क्या करोगे, मुझसे जब कहीं जाओगे सोडियम लेने तो क्या देखोगे, तुम्हें ऐसे मिलेगा कि सोडियम जो होगा ऐसे Na के रूप में तो नहीं मिलने वाला। ये सोडियम है, किस रूप में मिलेगा, NaCl के रूप में मिल जाएगा। या फिर हम कहें किस रूप में मिलेगा, Na2CO3, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सोडियम तत्व है वो अकेला नहीं मिल सकता। अकेला मतलब मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। Na यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, CO3 के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही तो हो रहा है। तो ये जो तत्व होते हैं, जैसे सोडियम है ऐसे ही पोटेशियम है, किस रूप में मिलेगा, KCl के रूप में मिलेगा। तो ये जो तत्व हैं वो प्रकृति में इस यौगिक के रूप में पाया जा रहा है NaCl, ये Na2CO3 के रूप में, K किस रूप में पाया जा रहा है, KCl। इसका मतलब प्रत्येक तत्व किस रूप में पाया जा रहा है, यौगिक के रूप में। ठीक है, प्रत्येक तत्व तो क्या 100% तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 98% तुम ऐसे मान लो कि जो तत्व होते हैं, धातु होती हैं, वो किस रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में। समझे, जैसे मैं कहूँ ना Na ले आओ, तो तुम कहीं से Na अकेला लेके नहीं आ सकते। Na किस रूप में मिलेगा, NaCl, फिर हमें इसमें से Na को अलग करना पड़ेगा। तो इनको जो ये यौगिक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज। या फिर अभी तुम इतना समझ लो कि हम इनको क्या बोल सकते हैं, अयस्क। ठीक है, खनिज बोल दो, अयस्क बोल दो, तो हम अयस्क बोल देते हैं। यहाँ पर दोनों में थोड़ा अंतर होता है, खनिज और अयस्क में। इतना समझ में आया, यौगिकों को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अयस्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, जैसे मैं बात करूँ तुमसे कि जिंक ले आओ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अभी सिर्फ समझते जाओ। अगर मैं कहूँ कि जिंक ले आओ, तो तुम्हें जिंक कैसे मिलेगा, अकेला तो मिलने से रहा। Zn मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो Zn किस रूप में मिलेगा, या तो वो मिलेगा ZnO के रूप में, या फिर किस रूप में मिलेगा, ZnS के रूप में, या फिर किसी और रूप में मिल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। Zn के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, यौगिक। इसे भी क्या बोल रहे हैं, यौगिक। और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, अयस्क, क्योंकि प्रकृति में Zn किस रूप में पाया जा रहा है, ZnO। ऐसे ही इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, अयस्क। ठीक है, अब सुनना, क्वेश्चन का आंसर अब आएगा यहाँ से। वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन तत्व या कैल्कोजन तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि चालकोजन का मतलब किससे होता है, अयस्क से। ठीक है, कैल्कोजन का मतलब भी किससे होता है, अयस्क से। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अगर मैं बात करूँ ये अयस्क है, तो तुम बोलोगे हाँ ZnS अयस्क है। अभी एक लाइन के लिए समझ लो कि हम यौगिक को ही क्या बोल रहे हैं, अयस्क। तो इस अयस्क में ऑक्सीजन है क्या, है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन से वर्ग का है, 16वें वर्ग का है। ऐसे ही अगर अपन किसकी बात करें, ZnS की बात करें, तो ये भी क्या है, अयस्क है। ठीक है, इस अयस्क में तुम ऐसे देखो, इस यौगिक में ऑक्सीजन है क्या, है ऑक्सीजन यहाँ पर। और इसमें कौन है, यहाँ पर सल्फर। ठीक है, ऐसे ही देखो Ca चाहिए मुझे, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है प्रकृति में किस रूप में मिलता है, चूना पत्थर के रूप में, CaCO3 बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, इस रूप में मिलता है।
इसमें भी देखो यहाँ पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जितने भी अयस्क मिलेंगे ना, अयस्क मतलब अभी इतना समझ लो यौगिक, उनमें अधिकतर क्या होगा, या तो ऑक्सीजन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। और ऑक्सीजन और सल्फर कौन से वर्ग के तत्व हैं, ऑक्सीजन और सल्फर ये कौन से वर्ग के तत्व हैं, 16वें वर्ग के तत्व हैं, है ना। तो 16वें वर्ग के तत्वों का उपयोग किसका, अधिकतर ऑक्सीजन और सल्फर, 16वें वर्ग के तत्वों का उपयोग किस में किया जाता है, अयस्क निर्माण में। यहाँ पर भी आ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ भी आ रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन आ गया, सल्फर। इसीलिए 16 वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं, चालकोजन तत्व बोलते हैं, ठीक है। इसी का ही नाम क्या हो जाएगा, कैल्कोजन। अगर मैं बोलूँ एक लाइन में आंसर की बात करें, पहले क्वेश्चन सुनो, वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन या कैल्कोजन तत्व क्यों कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ग के तत्वों का उपयोग अयस्क के निर्माण में किया जाता है। बस हो गया, इस वर्ग के तत्वों का उपयोग किस में होता है, अयस्क के निर्माण में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, यहाँ पे ये था, इसे बोलते हैं हम जिंक ब्लेड, ZnS को, ठीक है। ऐसे ही एक होता है PbS, PbS का नाम क्या होता है, गैलेना, ठीक है। और भी क्या होता है, एक होता है बेराइट, ये बेराइट का फॉर्मूला क्या है, BaSO4, ठीक है। एक दो याद कर सको तो कर लेना। देखो यहाँ पे सल्फर भी आ गया और कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है। तो ऐसे ही अगर और लिखना चाहो तो अदरवाइज एक दो ही सफिशिएंट है। इसका नाम जिंकाइट, और जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3, इसमें भी क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इन सब का उपयोग किस में करते हैं, चालकोजन तत्व, क्या कहते हैं इनको, चालकोजन तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वें वर्ग में देखो ये लिखा हुआ है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वही दोबारा हमने 15वें वर्ग में पढ़ा था, पर जल्दी से देख लेते हैं कौन से वर्ग की बात चल रही है, 16वें वर्ग की बात चल रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, S में जाएगा, ये गया S में। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं S में, 2। फिर किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, S के बाद कहाँ जाएंगे, P में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 में से कितने गए, 2, तो रहे कितने अब, 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएंगे और किस में जाएंगे, P में, ठीक है। इतना सही है। 6 इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं S में, और S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 ही जा सकते हैं, तो ये 2 गए। बाकी जो बचे वो किस में जाएंगे, P में। अब मैं यहाँ लिखूँ तो देखो ऑक्सीजन के लिए N का मान कितना है, 2, N का मान 2 मतलब इसके पास कितने शेल, कितने कोश हैं, 2 कोश हैं। N इक्वल्स टू क्या हो गया, 3, ये हमने पढ़ रखा है। अलग अलग तत्वों के लिए N का मान क्या है, अलग अलग, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, N, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, N। अगर ऑक्सीजन आएगा तो N का मान 2 रख देंगे, सल्फर आएगा तो N का मान क्या रख देंगे, 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ग 16 के तत्वों में से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आएगा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। कैसे करोगे, आंसर तो ये हो गया, बस इतना सा आंसर है। अब करना क्या है तुम्हें, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो गया। अगर समझने की बात करें तो वर्ग 16 का मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले किस में जाएंगे, S में, फिर किस में जाएंगे, P में, ठीक है। S में 2 और P में कितने गए, 4। अच्छा एक बात सुनो, ये हमने पढ़ लिया है पहले। अगर मैं तुमसे करूँ कि वर्ग 15 है ना, 15 हमने पढ़ लिया पूरा। वर्ग 15 के तत्वों का बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या आएगा, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 15 है ना, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। पहले किस में जाएंगे, S में, कितने जाएंगे, 2। फिर किस में जाएंगे, P में, कितने जाएंगे इस बार, 15 है, 5 है, 5 में से कितने गए, 2, 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3, ठीक है। वर्ग 16 हो ही गया। अब वर्ग 17 और 18 जब पढ़ेंगे उसको कर लेंगे, वैसे तुम इनको अपने आप भी कर सकते हो। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कर लोगे इसको। 7 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले किस में जाएंगे, S में, गए 2। अब P में कितने जाएंगे, 7 है तो ये हो गया 5 इसमें, ठीक है। वैसे ये जो मैंने P ब्लॉक जब स्टार्ट किया था अपना, ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने ये सब कुछ बता रखा है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, वर्ग 16 के तत्व और ये क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाया मैंने उसमें से तुम्हें 2 ही बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक, इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोलते हैं, चालकोजन तत्व बोलते हैं। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और क्यों बोलते हैं,
क्वेश्चन कैसे आएगा, क्यों से आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्या करते हैं, देखो एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, एक एक तत्व का। अगर तुम्हें कहीं मतलब और से पढ़ा हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके पास देखने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो देखते हैं अपन। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है। बिना परमाणु क्रमांक के भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं इस बार डायरेक्ट करूँगी। और क्यों करूँगी डायरेक्ट, क्योंकि हमने इसको किस में डिस्कस कर लिया था, वर्ग 15 में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, पहले सिंपल सी बात करते हैं, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ बताओ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कौन से आवर्त में आता है, दूसरे में। ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑक्सीजन कौन से आवर्त में आता है, दूसरे में आता है। ठीक है, अगर ये दूसरे में आ रहा है तो बताओ n का मान क्या रखोगे, n का मान हम रखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n का मान रख रही हूँ मैं 2s2, इस n का मान भी क्या होगा 2p4। अभी इतना ही करते हैं, फिर और करेंगे। सल्फ़र के लिए बात करो, कितना मान रखोगे, 3 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3s2 3p4। Se के लिए n का मान कितना रखोगे 4, यहाँ रख दो 4। बस क्या करना है, n का मान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये 5s2 5p4 6s2 6p4। अब तुम्हें क्या करना है, देखो एक बार इसके नाम भी लिख लेते हैं। नाम तो पता होनी चाहिए कि किसका नाम क्या है। अगर मैं O के नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीजन। S के नाम की बात करें तो सल्फ़र, ये तुम्हें दिख जाएगा अभी। ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे सल्फ़र। Se की बात करें तो इसका नाम होता है सेलेनियम। ठीक है, Te की बात करोगे तो इसका नाम क्या आएगा, टेलुरियम। और PO की बात करोगे तो इसका नाम आ जाएगा पोलोनियम। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इसको पूरा करते हैं। देखो हमने सिर्फ क्या लिखा है, देखो अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, काउंट करो कितना होगा, 4 और 2 कितने हो गए 6। इसके पास नीचे वाले सल्फ़र के पास गिनो, ये 4 ये 2 कितना हो गया 6। इन सब में 4 और 2 कितना आ रहा है 6, सबके पास ही कितने आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। लेकिन ये बताओ क्या इन सबके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं ना, 6 से तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे सबके पास। तो अभी तो सिर्फ हमने क्या लिखा है, अभी सिर्फ हमने लिखा है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये वर्ग 16 है ना, तो सिर्फ हमने क्या लिखा है, बाहर वाले। इसका सेकंड वाला कोश बाहर वाला है, इसका थर्ड शेल बाहर वाला है, इसका फोर्थ वाला है। अब क्या रह गया, देखो जैसे मैं यहाँ बनाऊँ आवर्त सारणी, यहाँ बनाते हैं देखो। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। फर्स्ट वाले में तो कोई है ही नहीं, ये फर्स्ट है, ये कौन सा हो गया सेकंड। अब मैं तुमसे कहूँ कि बताओ ये सेकंड जो है ना n = 2, इतने छोटा सा बना लेते हैं अभी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ये सेकंड कब स्टार्ट होगा, सेकंड तभी तो स्टार्ट होगा जब क्या होगा, फर्स्ट कंप्लीट होगा, पूरा ये पहला वाला ख़त्म हो जाएगा, तब जाके कौन स्टार्ट होगा, सेकंड। यहाँ पे क्या आएगा, हीलियम। इतना सा याद रख लो, ये n = 2 है ना, तो इसके लिए कौन सी अक्रिय गैस आएगी, n = 2 के लिए अक्रिय गैस आएगी सबसे पहली वाली, कौन सी होती है, हीलियम। ठीक है, 3 है तो 3 के लिए ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये n = 2 है ना, तो 2 वाले के लिए सबसे पहली अक्रिय गैस आ गई, 3 वाले के लिए, तीसरे नंबर वाले के लिए दूसरी वाली आएगी, कौन सी आ जाएगी, नियोन। फिर 4th वाले के लिए कौन सी आएगी, Ar आ जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं Ar, कितना होता है इसका 18। 5 वाले के लिए 4th नंबर वाली आएगी क्रिप्टॉन, यहाँ लिख दिया हमने क्रिप्टॉन, यानी एक एक पहले वाली अक्रिय गैस लिखनी है। अब ये 6 है ना, तो 6 वाले के लिए कौन सी लिखोगे, एक पहले वाली, कौन सी लिखोगे, जीनोन।
देखो क्या किया, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ग 16, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे S में और फिर किस में जाएंगे, P में। S में कितने जाएंगे, 2, और P में कितने जाएंगे, S में 2 चले गए, और हैं कितने बाह्यतम कोश में, 6 हैं, तो बचे कितने, 4, वो किस में जाएंगे, P में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, NH2 NP4। फिर इसके बाद प्रत्येक तत्व की बात करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन दूसरे में आ रहा है तो N का मान हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अगर सल्फर तीसरे में आ रहा है, तीसरे में ही आ रहा है तो 3 रखेंगे, इसके लिए 4, 5 और ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, अब क्या करना है तुम्हें, ये किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। अगर ये दूसरे में आ रहा है तो अक्रिय गैस कैसे रखोगे, यहाँ पे अक्रिय गैस लिखते हैं, देखा होगा तुमने। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, पहले हमने डिटेल में कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा आवर्त है ना, तो दूसरे वाले के लिए अक्रिय गैस दूसरे नंबर पर आ रहा है ऑक्सीजन। अक्रिय गैस कौन सी आएगी, पहली वाली आएगी, हीलियम, एक पहले चलना है। ये तीसरा है तो तीसरे वाले के लिए नियोन आएगी। फोर्थ वाले के लिए थर्ड नंबर वाली कौन सी आ गई, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर कौन सी आ गई, जीनोन। ठीक है, अब एक बात और सुनो, यहाँ तक हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 4, 5, 6 और 2 ये रहे। देखो दोबारा से, ये 4 यहाँ पे P पे, यहाँ पे 2 कितने हो गए, 6, और 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये क्या हो गया, 8। इसकी बात, अच्छा ये क्या है यहाँ पे, सल्फ़र, इसको भी काउंट करो। ये 4 और 2 कितने हो गए यहाँ पर, 6, और ये कितना है नियॉन का, 10, कितना आ जाएगा, 16। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फ़र के। अब यहाँ पे रुक जाना, किस पर, Se। n बराबर क्या है, 4। n बराबर 4 की बात करोगे तो देखो यहाँ बनाते हैं अपन, ये अपनी आवर्त सारणी है ना। अगर तुम्हें ध्यान हो तो डी ब्लॉक भी आवर्त सारणी में ही आते हैं। और डी ब्लॉक की अगर बात करोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, डी ब्लॉक जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, n बराबर 4 से, यही तो होता है। अभी यहीं से तो डी ब्लॉक आएगा, ये रहा डी ब्लॉक। और हमने पढ़ रखा है पहले कि डी जो होता है वो क्या चलता है, एक कम चलता है। अगर ये 4 है तो यहाँ पे कौन सा डी आएगा, 3D आएगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 4D आएगा। अगर ये 6 है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 5D। डी जो होता है वो एक क्या चलता है, कम चलता है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे लिखा आपने वर्ग 16, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। पहले वाले में तो कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, Se। इसकी बात कर रहे हैं Se की। अच्छा अब ये बताओ, Se में इलेक्ट्रॉन भेजने ना हमें, कुछ तो हमने भेज भी दिए Se में इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बताओ Se में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे पहले D में जाएगा या नहीं जाएगा। देखो ये आवर्त सारणी है, ऑक्सीजन वाले केस में यहाँ पर डी ब्लॉक है ही नहीं, सल्फ़र वाले केस में यहाँ डी ब्लॉक है ही नहीं। लेकिन Se के आते ही, क्योंकि Se किस में आ रहा है, n बराबर किस में आ रहा है, 4 में, तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। इसका मतलब Se में जब भी तुम इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन और किस में जाएंगे, डी में। ठीक है, तो n बराबर 4 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, डी स्टार्ट होगा। अब डी लिखोगे तो कौन सा डी लिखें, 3D। n बराबर 4 है, हमें पता है डी एक कम चलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 4 वाले के लिए, 4 वाले की बात चल रही है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3D, और ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे ही 5 वाले के लिए क्या लिखोगे, 5 वाले के लिए हम लिखेंगे 4D 10। और 6 वाले के लिए क्या लिखोगे, 6 वाला है ना, 6 वाले के लिए क्या चलेगा, एक कम चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5D, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ D लिखा है और सब में D10 D10 D10। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और याद रखना, कौन सा है लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है n = 6। इसमें याद रखो 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। कैसे, अगर n = 4 है, चौथे नंबर पर आ रहा है, तो चौथे के आते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, आवर्त के आते ही डी स्टार्ट हो गया, है ना। और ऐसे ही 6 के आते ही n = 6, छठे आवर्त के आते ही कौन सा और आता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। कौन सा ब्लॉक है, F ब्लॉक। तो 6 के आते ही हमें पता है कि और क्या स्टार्ट हो जाएगा, 4F। 4F इधर नहीं आएगा क्योंकि होता है, यहाँ पे आता ही नहीं है F, इधर भी नहीं आएगा, 4 वाले में भी नहीं, इधर भी नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, 6 वाले में, क्योंकि छठे आवर्त के आते ही कौन से तत्व आ जाते हैं, F ब्लॉक। F ब्लॉक यहीं पे आता है। अब ये बताओ, ये Te और ये क्या है, PO। PO में इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो जब तुम PO में इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएंगे, D में भी जाएंगे और F में भी जाएंगे। D में तो हमने लिख ही दिए, और F में और जाएंगे। कितने जाएंगे F में, F में कितने जाते हैं,
14, तो ये हो जाएगा 4F और ये क्या हो गया 14। F कहाँ से स्टार्ट होता है, 4F क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि 1F होता है क्या, नहीं होता, 2F होता है, नहीं होता, 3F नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है 4F से, तो ये हो गया 4F 14। ठीक है, ये हो गया प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनमें से वो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है। अब देखो इसके बाद एक बात और, अगर मैं कहूँ 16वें वर्ग में धातु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तुमसे कि 16वें वर्ग में धातु तत्व, तो इनमें से कौन धातु है, कौन सा होगा धातु, जो धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वही तो क्या होता है, धातु होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा ये बता दो, छोटे आकार वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है या बड़े आकार वाला, कौन इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी से। छोटे आकार वाले में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके पास में, नाभिक के प्लस आवेश के पास में, प्लस वाला किसको पकड़ के बैठा है, माइनस वाले को, तो ये तो नहीं जाएगा। लेकिन जिसका आकार बड़ा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ जाएगा, बाहर, तो ये क्या हो गया धातु। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे कि वर्ग 16 के धातु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो धातु तत्व मतलब किसकी बात कर रहा है, वो पीओ की, हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अगर वो बोल दे कि वर्ग 16 के तीसरे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्वेश्चन सुनो, वर्ग 16 के तीसरे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो तीसरा तत्व कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा, और ये कौन सा हो गया तीसरा, यानी वो किसकी बात कर रहा है, SE, तो तुम्हें किसका लिखना पड़ेगा, SE का। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, वर्ग 16 के तीसरे आवर्त के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 16 के तीसरे आवर्त के तत्व, अब तीसरा आवर्त देखना है, तो तीसरा आवर्त कौन सा है, n बराबर 3, यही तो तीसरा आवर्त है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सल्फर की। तीनों क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, फिर तुम देखना समझ में आया क्या। देखो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, और पहले तो क्या किया है, चालकोजन कैल्कोजन किसे कहते हैं, दूसरा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये भी हमने देख लिया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला क्वेश्चन आए और वर्ग की बात करें, तो जिस वर्ग की वो बात कर रहा है तुम उसको साइड में कहीं बना लेना, मैं यहाँ बना देती हूँ, n बराबर क्या है यहाँ पर 2, पहले ये लिखते हैं, ठीक है, इनको तो तुम याद ही रख लेना। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो, किसकी बात कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा वर्ग 16, तो ये अपने पास 16वां वर्ग है। अब क्या पूछा है इसने, तीसरे आवर्त, देखो अंडरलाइन कर देना इस पर, तीसरे आवर्त, तो तीसरा आवर्त कौन सा है, यही तो है, यानी वो हमसे किसका आंसर पूछ रहा है, वो हमसे किसकी बात कर रहा है, सल्फर की। n बराबर 3, इस बार वो किसकी बात कर रहा है, सल्फर की। तीसरा आवर्त यानी इसमें हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सल्फर का, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे तत्व की बात कर रहा है, इसमें वो किसकी बात कर रहा है, तीसरे तत्व की। तो तीसरा तत्व कौन है, देखो यहाँ पे, इस बार तुम्हें तीसरा तत्व देखना है, तो वो कौन होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सिर्फ तीसरा तत्व देखो, तीसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, और इस बार कौन आएगा, SE। तो इस बार वो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात कर रहा है, SE की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें तुम्हें किसका आंसर लिखना है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें लिखना है SE का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं तो सिर्फ तत्व लिख रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने पहले कर लिया है ये। वर्ग 16 के धातु तत्व, और धातु तत्व कौन है, कौन होगा, अभी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और कौन देगा, PO। तो इसमें हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, PO का। ठीक है, इससे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर तुम क्या कर रहे हो, जो डायरेक्ट वर्ग 16 के तत्व वाला लेक्चर देख रहे हो, यानी आज वाला लेक्चर तुमने डायरेक्ट निकाल लिया है ना, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको ही मैंने एक एक टॉपिक को आगे डिटेल में किस में डिस्कस कर लिया था, वर्ग 15 के तत्व में। ठीक है, तो पहले एक बार उसको देख लेना, फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें और क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है क्या,
ठीक है, ये है अपना वर्ग 16। अब देखो यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करूँ कि इस क्वेश्चन में देखो ऑक्सीजन कौन से वर्ग का तत्व है, तो तुम क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन कौन से वर्ग का है, 16वें वर्ग का है, लिखा हुआ है। सल्फर कौन से वर्ग का है, सल्फर भी यहीं पे आ रहा है, ये भी कौन से वर्ग का है, 16वें वर्ग का है। फिर भी दोनों की देखो भौतिक अवस्था, ये तो कौन सी कंडीशन में मिल रहा है, गैस में। ऑक्सीजन किस रूप में मिलती है, गैस के रूप में। और सल्फर किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन समझो, दोनों ही एक ही घर से आए हैं, इसका मतलब वर्ग 16 के तत्व हैं, लेकिन दोनों के गुण कैसे हैं, अलग अलग। ये तो कौन सी अवस्था में मिल रहा है, गैस अवस्था में, और सल्फर कौन सी अवस्था में मिल रहा है, सॉलिड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पहले समझ लेना, फिर मैं एक बार बोल दूँगी। अगर हम कहाँ जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, किसका आकार बढ़ गया, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, इसका मतलब पीओ का आकार इनमें सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आकार क्या हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसका आकार भी बढ़ गया और इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि आकार बढ़ता है ना, लेकिन एक बात और याद रखो कि आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ता है। आकार भी बढ़ रहा है और द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा आगे, अब एक बल होता है, कौन सा, साइंटिस्ट का नाम है वान डेर वाल, उसी ने बताया था। तो वान डेर वाल आकर्षण बल, ठीक है। और अगर अपन अभी टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें तो वान डेर वाल आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। वान डेर वाल आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें वान डेर वाल आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें वान डेर वाल आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इन सब में किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, पीओ का। पीओ का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा। देखो दोबारा सुनो, वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ गए। इसका आकार क्या है, बढ़ गया। आकार बढ़ने के साथ साथ और क्या हो रहा है, द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। यहाँ लिखती हूँ, देखो आकार बढ़ेगा, ये बढ़ गया। आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और जैसे ही द्रव्यमान बढ़ गया तो आकर्षण बल कौन सा, वान डेर वाल। आकार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, और क्या होगा, वान डेर वाल आकर्षण बल भी क्या होगा, आकर्षण बल शॉर्ट में लिखा है, आकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता है। अब एक बात बताओ, आकर्षण बल बढ़ गया तो कण कहाँ पर आएंगे, आकर्षण बल ज़्यादा है तो कण कहाँ आने वाले हैं, पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो इसका मतलब कौन सी अवस्था आएगी, ये कण यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है। अब आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा है तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे, ये लो आ गए पास, ठीक है। और जिसमें कण पास पास आते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, सॉलिड। इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाले तत्वों में क्या होता है, आकार बढ़ गया, इनका द्रव्यमान भी ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा, इसका मतलब कणों के मध्य आकर्षण बल भी क्या है, ज़्यादा। आकर्षण बल ज़्यादा है, कण पास पास आ गए तो कौन सी अवस्था आएगी, सॉलिड, ठीक है। इसीलिए सल्फर क्या मिलता है, सॉलिड अवस्था में मिलता है। ऑक्सीजन की बात करो, सबसे ऊपर है, आकार कैसा है इसका, छोटा है, आकार कम है, द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। आकार कम, द्रव्यमान कम, और द्रव्यमान कम तो आकर्षण बल भी क्या है, कम। तो कौन कण कहाँ रहेंगे, दूर दूर, दूर दूर रहेंगे तो कौन सी अवस्था आ गई, गैस। सारी कहानी किस पर निर्भर करेगी, वान डेर वाल आकर्षण बल पर। और आकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। तो तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान कम और किसका द्रव्यमान ज़्यादा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो कण कहाँ आ जाते हैं, पास पास। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा इसके एक बार क्वेश्चन को सुनो फिर आंसर भी बोल दूँगी। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन गैस और सल्फर ठोस क्यों होती है, ये तो क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा इसका, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है। बढ़ गया द्रव्यमान, फिर क्या होगा, जिससे वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ता है। वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा, अतः कण पास पास आते हैं
कण पास पास आते हैं और ठोस अवस्था प्राप्त होती है, और ठोस अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या आएगा, पहले तो क्वेश्चन को देखो, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी को डिस्कस करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो होता है किस रूप में मिलेगा, O2। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, O2 ही तो लिखते हैं। ऐसे ही जो सल्फ़र होता है वो किस रूप में मिलता है, S8 के रूप में। ऑक्सीजन किस रूप में मिलता है, O2 के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर। और यही सल्फ़र किस रूप में मिलता है, S8। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ओजोन लिखो, तो ओजोन कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। तो ऐसे ही क्या होता है, सल्फ़र जो होता है वो किस रूप में मिलता है, S8। एक और याद रख लो, जो फॉस्फोरस होता है वो किस रूप में मिलता है, P4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये है ऑक्सीजन कौन से वर्ग का है, ऑक्सीजन 16 वर्ग का है ना। अगर मैं कहूँ कि सल्फ़र कौन से वर्ग का है, तो तुम क्या बोलोगे कि सल्फ़र भी कौन से वर्ग का है, 16वें वर्ग का है। ऐसे ही तो है, ये दोनों ही कौन से वर्ग के हैं, ऑक्सीजन भी 16 वर्ग का है और सल्फ़र भी 16 वर्ग का है। लेकिन ऑक्सीजन तो O2 के रूप में मिल रहा है और सल्फ़र किस रूप में मिल रहा है, S8। तो ऐसे क्यों, ये तो क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, देखो सुनना। अगर मैं बात करूँ इनमें से, इन दोनों की तुलना कर लेना, किस किस की, ऑक्सीजन की और सल्फ़र की। अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसका आकार छोटा है, तो तुम क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इसके पास छोटा आकार है, तो ये क्या करता है, एक तो इसका आकार छोटा है और दूसरा एक हमने पढ़ रखा है विद्युत ऋणता, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है हमने विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता यानी कि पावर, ऐसे समझ लो पावर। जिसके पास पावर हो ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, क्या करेगा, आएगा और ले जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो ऑक्सीजन की पावर मतलब विद्युत ऋणता, शक्ति, इसकी क्या होती है, ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो ऑक्सीजन का आकार कैसा है, छोटा है, ऑक्सीजन का आकार छोटा है। दूसरा, छोटे आकार होने के बावजूद इसकी विद्युत ऋणता यानी शक्ति क्या है, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, दोनों भाई भाई हो गए, दोनों की पावर क्या है, शक्ति क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, इसको स्थायी होना है। स्थायी होने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, बना लेगा। पहला बन गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे स्थायी होना है, और स्थायी कितने वाला होता है, 8 वाला होता है। इसे कितने की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये बंध कितने बनाएगा, 2, और ये बन गए 2 बंध। ठीक है, अब ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 हो गए ना, इसीलिए हमने क्या लिखा है, O2। कितने परमाणु हैं O2 में, O2 में 2 परमाणु हैं, इसीलिए क्या होता है ये, द्विपरमाणु। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन का केस हो गया तो सल्फ़र की बात करो। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सल्फ़र 16, 2, 8 और ये क्या हो गया, 6। ठीक है, सल्फ़र के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्थायी होना है, सल्फ़र को भी स्थायी होना है। हर कोई क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। सल्फ़र को भी स्थायी होना है। अब बताओ सल्फ़र को स्थायी कब होगा, ये जब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 वाला स्थायी होता है। लेकिन ये बताओ इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया। तो सल्फ़र क्यों नहीं बना सकता ऐसे, सल्फ़र डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि सल्फ़र का आकार क्या है, बढ़ गया, सल्फ़र का आकार बड़ा है। अब आकार बढ़ा है तो क्या होगा, एक बॉन्ड तो बन जाएगा, ये एक बॉन्ड तो बन गया, आकार बढ़ गया ना, एक बॉन्ड तो बन गया। लेकिन जब दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए ये और पास में आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक बॉन्ड तो बन जाएगा, कैसे कैसे करके बैठ जाएंगे ये। लेकिन जैसे ही दूसरा बॉन्ड बनने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आकार बढ़ाए ना, इनका आकार बढ़ाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसके बड़े आकार के कारण बंध बनाने की क्षमता यानी डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अपने इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो आंसर में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु आकार कैसा होता है, छोटा, और विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा। विद्युत ऋणता मतलब शक्ति, परमाणु आकार छोटा और विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए ये डबल बॉन्ड बना लेता है, O2 के रूप में मिलता है। लेकिन सल्फ़र का परमाणु आकार कैसा है, बड़ा है। सल्फ़र का परमाणु आकार कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और विद्युत ऋणता क्या है, कम।
सल्फ़र के पास पावर भी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, आकर्षित कर सके। जब उसके पास पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो बंद भी दो क्या करेगा, नहीं बनाएगा। एक तो बना लेगा जैसे तैसे करके, लेकिन कितने नहीं बना पाएगा, दो। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, सल्फ़र किस रूप में मिलेगा, एसिड। एसिड मतलब कैसे, देखो अगर एसिड की बात करें तो ऐसे आएगा, ये सल्फ़र। अब बनाने तो इसको दो ही बंद हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सल्फ़र था, और सल्फ़र के लिए हमने ऐसे लिखा था, है ना। बनाने तो इसको कितने बंद है, दो ही बंद बनाने हैं। अब ये दो कैसे बनाएगा, ऐसे बना नहीं सकता, हमें पता है आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो एक बंद बना लेंगे, फिर धक्का देंगे। तो अब क्या करें, दो बंद बनाने हैं, एक साथ दोनों बंद बन नहीं सकते, तो क्या करेगा ये, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। ठीक है, किससे बनाएगा, सल्फ़र से ही बनाएगा। फिर अब ये वाला सल्फ़र आ गया, इसको भी दो बंद बनाने हैं, तो एक तो ऊपर बनाया हुआ है, एक कहाँ बनेगा, नीचे, इसका भी कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है, फिर अब ये वाले कहाँ बनाएंगे, फिर ये और नीचे आएंगे यहाँ पर, ऐसे ही ये वाला आ गया यहाँ पे, ये भी दो बंद बनाएगा। अब ये दो बंद कहाँ बनाएगा, एक तो इसका बनाया हुआ ऊपर, एक कहाँ आएगा नीचे, एक कहाँ आ जाएगा इधर। ऐसे करके कितने सल्फ़र आ जाएंगे, 8 सल्फ़र आ जाएंगे। इसमें कम आ रहे हैं, 1 2 3 5, ये 6, ये 7, और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 8। ठीक है, 8 सल्फ़र आपस में जुड़ जाएंगे। ये तुमने 10th क्लास में कभी देखी होगी स्ट्रक्चर, S8 कौन सी होती है, रिंग लाइक। तो अपना क्वेश्चन तो यही है कि ऑक्सीजन O2 के रूप में क्यों, सल्फ़र एसिड के रूप में। आंसर क्या आएगा, बस दो वर्ड्स का आंसर है, छोटा आकार और अधिक विद्युत ऋणता। ये तो हो गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए छोटा आकार है ना, दो बंद बना लेता है। इसमें बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आकार बड़ा है और पावर भी इसके पास क्या है, कम है, आकार बड़ा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है सल्फ़र के, ये तो सिर्फ समझाई थी। बड़ा आकार और विद्युत ऋणता कैसी है, विद्युत ऋणता इसकी कम है। ठीक है, विद्युत ऋणता कम है, पावर कम है। विद्युत ऋणता का मतलब पावर होता है, ठीक है, पावर कम है तो दो बंद नहीं बना सकता एक साथ। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, एक वर्ड आता है जब तुम पढ़ोगे आगे तो, परमाणुकता, इसी में ही है वो, ये हटा देते हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पे, परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता क्या होता है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, नाम से पता लग रहा है। परमाणुकता यानी कि परमाणु की संख्या, बस हो गया। किसमें, एक अणु में। एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जैसे मैं तुमसे बात करूँ वही सेम बात। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे, O2 लिखा हुआ है, कितने परमाणु है इसमें, 2। तो यहाँ पे अपन क्या लिखें, इसकी परमाणुकता, परमाणुकता मतलब परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे ही बताओ, यहाँ पर सल्फ़र लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि इस सल्फ़र में कितने परमाणु हैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 लिखा हुआ है ना। तो परमाणुकता यानी कि 8, परमाणुकता मतलब है परमाणु की संख्या। ऐसे ही देखो और एग्जाम्पल देखें तो ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। इसमें कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 3, तो परमाणुकता 3। फॉस्फोरस, इसमें 16वें वर्ग में नहीं है, बस मैं परमाणुकता समझा रही हूँ अभी। फॉस्फोरस ये 15 वर्ग का होता है, P4, तो इसकी परमाणुकता कितनी आ जाएगी, 4। अच्छा, सोडियम लिखें तो सोडियम क्या होता है, Na। ये तो अकेला ही Na लिखा हुआ है ना, ऐसे अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही है ये पूरा। ठीक है, तो ये क्या होती है, परमाणुकता। देखो ये लिखा हुआ है सामने, वर्ग 16 के हाइड्राइड। अब देखो ये वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो वर्ग 16 के हाइड्राइड की बात करेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं है क्या। वर्ग 16 लिखते हैं पहले, तो ये लिख दिया वर्ग 16। ठीक है, इसके बाद बात करो यहाँ पे, ये वर्ग 16 हो गया। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ऑक्साइड तो इसका मतलब किससे क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। अगर मैं बोलूँ सल्फाइड तो किससे क्रिया हो रही है, सल्फर से क्रिया हो रही है।
अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर हाइड्राइड, तो इसका मतलब किससे क्रिया हो रही है? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसका मतलब इन सब तत्वों की हमें क्रिया किससे करवानी है? हाइड्रोजन से। ठीक है, ये तो हम करवा लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, मैं तुमसे ये पूछूं कि ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगा, तो क्या लिखोगे? कितने बंध बनाएगा ऑक्सीजन? कौन सा वर्ग है? 16। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 16वां वर्ग है, इन सबका ये कौन सा वर्ग है? 16 वर्ग है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको स्थायी होना है, कितने वाला स्थायी होगा? 8 इलेक्ट्रॉन वाला, है ना। इसके पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने की ज़रूरत है इसको 8 करने के लिए? 2 की ज़रूरत है ना, तो इसका मतलब ये सब कितने बंध बनाएंगे? 2। सामान्यतः जनरली बात कर रहे हैं अपन, तो ये सब कितने बंध बनाएंगे? 2 बंध बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2 बंध बनेंगे ना, कैसे बनेंगे? देखो, हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, कितने बंध बनाएगा? ये 2 बंध बनाएगा। ऐसे सल्फ़र है, सल्फ़र भी कितने बनाएगा? 2 बंध बनाएगा। ये सभी 2 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको स्थायी होना है, कितने की ज़रूरत है? 2 की, तो सब 2 ही बंध बनाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा है? Fe लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये Fe भी कितने बंध बनाएगा? 2। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, देखो H2O, O के 2 बंध हो गए। H2S, इसके भी 2 बंध हो गए। H2Se, ये भी हो गया। H2Te, और ये क्या हो गया? H2PO। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो कैसे कैसे आते हैं उसको डिस्कस करना है, तो इसको नोट नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आएगा कि जो वर्ग 16 के हाइड्राइड, ये मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया, 2 बंध बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा? अम्लीय प्रकृति का क्रम पूछेगा वो। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और कौन क्या होगा? कम अम्लीय होगा, यही देखना है। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि अम्ल होते क्या हैं, तो अम्ल हमें पता है जो किसका त्याग करते हैं? H+ का। HCl है, अम्ल है, वो क्या देगा? H+ देगा। तो जो H+ देने वाले हैं वो क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है, इनमें से बात करो कौन H+ देगा? सबके पास ही H है, सभी H+ क्या कर देंगे? ये भी दे सकता है, ये भी देगा। ठीक है, अब क्या करना है? हमें ये देखना है कौन जल्दी से H+ देगा, क्योंकि जो जितनी जल्दी H+ देगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसे ही तो होगा, जितनी जल्दी वो H दे देगा इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति क्या है? ज़्यादा। तो तुम्हें इन सब में से ये देखना है कौन जल्दी से H देगा। देखो इसको बनाते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन तो यही आने वाला है, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताइए। अब क्रम कैसे लिखेंगे? पहले मैंने लिखा O, और H2 को सिंपल बनाते हैं अभी, ऐसे सिंपल बना दिया ये H2। ठीक है, ऐसे ही सल्फ़र, फिर ऐसी, और ये Te। वैसे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, केवल समझ लो इतना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बंध किस किस के बीच में बन रहा है? O और H। यहाँ किसके बीच में? S और H, ये सेम ही है। Se और H, और यहाँ कौन है? Te और H, इनमें बंध बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इनमें कौन सा बंध जल्दी टूटेगा, अगर मान लो ये वाला बंध टूट गया, ठीक है, बंध टूट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Te अलग, और यहाँ से कौन अलग हो जाएगा? H। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब Te, और यहाँ से कौन आएगा? H। ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से कौन बाहर जाएगा? H। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जितनी जल्दी ये बंध टूट जाएगा उतनी जल्दी यहाँ से कौन बाहर जाएगा? H बाहर जाएगा। ऐसे ही तो होता है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये है, अब इसमें क्या हो गया? जितनी जल्दी ये टूट जाएगा उतनी जल्दी यहाँ से ये क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, और जितनी जल्दी ये बाहर जाएगा उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है किसका बंध इनमें से जल्दी टूटने वाला है। इसको तो तुम बता ही सकते हो, किसका बंध जल्दी टूटेगा? OH वाला टूटेगा, ये तो बीच में OH टूटेगा, या TeH टूटेगा? कौन सा बंध टूट जाएगा? देखो इसमें अपन बात करते हैं, Te का आकार क्या है पता है हमें? ओल्ड स्टाइल से टिपो, यही है ना। अब देखो यहाँ पर ये Te है, तो Te का आकार कैसा है? Te का आकार बड़ा है। इस Te का आकार कैसा है? बड़ा है। और हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, तो ये बंध कैसा होगा? दुर्बल। एक का आकार बहुत बड़ा, Te का आकार बहुत बड़ा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो सबसे नीचे आ रहा है, और हाइड्रोजन तो कहाँ आता है? सबसे पहले में आता है, छोटा सा ही है। एक का आकार बहुत बड़ा, इसका आकार बहुत छोटा,
तो ये वाला बंध कैसा है, दुर्बल, और दुर्बल बंध क्या होगा, टूट गया। टूट गया तो यहाँ से कौन बाहर जाएगा, H। जिसमें से H बाहर चला गया उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो गई, ज़्यादा। इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन छोटा सा आकार है और नाइट्रोजन कौन से में आता है, दूसरे में। दोनों की तुलना करोगे तो ये वाला बंध कैसा होता है, प्रबल। ठीक है, बंध प्रबल है तो आसानी से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो H जाएगा ही नहीं, और H जब जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो गई, कम। ठीक है, देखो दोबारा से इस क्वेश्चन को अगर अपन बात करें तो हमें क्या बतानी है, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, किसका निकलना, H का निकलना। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है H का निकलना। कहाँ से H जल्दी जाएगा ये देखना है। एक है प्रबल बंध और दूसरा कौन सा है, दुर्बल बंध। दुर्बल बंध आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है, प्रबल और दुर्बल बंध। इन दोनों का आकार, ये पहला कोश, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोश है, और यहाँ कितने, 2। तो इनका आकार तो लगभग क्या है, समान, आकार समान है। दोस्ती क्या होगी, गहरी होगी, ज़्यादा होगी। दोस्ती गहरी है, ज़्यादा है, तो बंध प्रबल हो गया। ठीक है, बंध प्रबल है तो नहीं टूटेगा, बंध प्रबल है तो नहीं टूटेगा। अब यहाँ देखो TE का आकार बहुत बड़ा है और H का आकार बहुत क्या है, छोटा। तो इनका जो बंध बन तो गया लेकिन वो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। और टूट गया तो यहाँ से कौन बाहर जाएगा, H। H बाहर निकल गया, इसका मतलब H का निकलना क्या कहता है, अम्लीय प्रकृति। तो इन सब में किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया, 4, तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्रम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति कौन होगा, 4 नंबर वाला, फिर 3, फिर 2 और फिर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपन इसी क्वेश्चन में ही, अगर वो अम्लीय प्रकृति का क्रम ना पूछे और इसकी जगह पर हमसे क्या पूछ ले, अम्लीय प्रकृति ना पूछकर हमसे पूछे वो अपचायक प्रकृति। ठीक है, अपचायक प्रकृति पूछ रहा है तो एक लाइन तुम याद रख लो, अपचायक प्रकृति क्या होती है, अपचायक का मतलब भी होता है हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ अपचायक को। वैसे हमें अपचायक की बात करें तो क्या होता है, दूसरे का अपचयन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, रिडक्शन, और स्वयं खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण। यही तो होता है अपचायक। और स्वयं का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, तो बात तो वही है। तो इन शॉर्ट याद रखो, अपचायक का मतलब भी क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, कहाँ से हाइड्रोजन जल्दी जाएगा, इसी में से ही जाएगा ना हाइड्रोजन जल्दी। तो इसमें से हाइड्रोजन जल्दी गया, यानी ये क्या हो गया, प्रबल अपचायक। ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन जल्दी जाता है उसकी अम्लीय प्रकृति भी ज़्यादा, उसकी अपचायक प्रकृति भी क्या होगी, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, अपचायक प्रवृत्ति का क्रम भी यही हो जाएगा। ठीक है, हो गए। इसके बाद देखो अगर और अपन बात करें यहाँ पर, इसमें से और क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो यहाँ से बनता है वो क्या है, थर्ड बात करते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा, तो बताओ इनमें से, बंध तो समझते ही हो, इनके बीच में बंध बना हुआ है, वियोजन मतलब तोड़ना है, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा, यही होगा ना। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। अब बताओ कौन सा बंध ऐसा है जो जल्दी से टूट जाएगा, ये तो तुम बता सकते हो। कौन सा बंध ऐसा है जो जल्दी से टूट जाएगा, अभी अभी हमने क्या देखा, ये TE और H, और यहाँ पे क्या है, O और H। कौन सा बंध जल्दी टूटेगा, हमें पता है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, दुर्बल बंध है, आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। ये वाला बंध तो टूट जाएगा, लेकिन ये वाला बंध कैसा है, प्रबल। ये वाला बंध प्रबल है तो आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बंध नहीं टूट रहा, लेकिन मुझे तोड़ना है इसको, क्या करना पड़ेगा बताओ। ये बंध टूट नहीं रहा और मुझे तोड़ना है, तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो भी ऊर्जा कम देनी पड़ेगी या ज़्यादा। इस बंध को तोड़ना है, और ये वाला बंध कैसा है, प्रबल। प्रबल है ना, तो प्रबल बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। ये वाला बंध कैसा है, दुर्बल है। अच्छा दुर्बल तो है, अपने आप नहीं टूटेगा, हमें ऊर्जा तो यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, लेकिन इस बंध में जैसे मैं इसको तोड़ो तो नहीं टूटेगा ना,
अगर तोड़ना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। ऐसे यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ ऊर्जा हमें क्या देनी पड़ेगी, कम। ठीक है, कम ऊर्जा, क्योंकि ये बंध कैसा है, दुर्बल। क्वेश्चन सुनो, बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम बताओ, ये क्वेश्चन है। इन सब में बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम बताओ, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन से बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, कौन से बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें तो लिख सकते हो अपने आप, इसको हमें क्या देनी पड़ेगी, क्या लिखोगे आंसर में, H2O का बंध प्रबल होता है जबकि H2TE का बंध कैसा होता है, दुर्बल। अतः दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। इसे हमें देनी पड़ेगी कम ऊर्जा, और प्रबल बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 को सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर 2 को, फिर 3 को, और फिर किसको आएगी, 4 को। ठीक है, अब इसके बाद इस टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दैट्स ऑल।